देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है कॉस्ट शीट के सीक्वेंस में ही है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट शीट का कंप्लीट फॉर्मेट सीखा था और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि कॉस्ट शीट होती क्या है, कब बनाई जाती है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में बनती है, राइट, और उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है, कितनी स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस के अंदर क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने सीखी। अगर आप चाहते हैं कि इसका न्यूमेरिकल आपको सोल्व करना आए और एग्ज़ाम में आप इसे सोल्व करके आएँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट जंप इस लेक्चर सेकंड पे ना करें, लेक्चर 1 पहले अच्छे तरीके से करें, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था कि कॉस्ट शीट या यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग क्या होती है, किन इंडस्ट्रीज़ में लागू होती है। उसके बाद ही इस न्यूमेरिकल का अनसोल्ड जो मैं सोल्व कर रहा हूँ वो आपके समझ में आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली जंप करेंगे तो एक माइंड में कन्फ्यूज़न पैदा होगी। उसको बचने के लिए उससे आप पहले लेक्चर 1 फॉलो करें, बहुत अच्छे से कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रिवाइज करें, बिना देखे उसको बनाने की प्रैक्टिस करें, उसी के हिसाब से फिर इसका न्यूमेरिकल होता है। आज हम न केवल ये सीखेंगे कि कॉस्ट शीट दिए हुए क्वेश्चन में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन से कैसे बनाएंगे, बल्कि उसके अंदर के डिफरेंट कंपोनेंट की कैलकुलेशन भी हम आज रिवील करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे ढंग से, राइट। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कॉस्ट शीट अगर हम बनाते हैं तो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। आपकी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की स्टेज होती है, प्राइम कॉस्ट की स्टेज होती है, फैक्ट्री कॉस्ट की स्टेज होती है, ऑफिस कॉस्ट या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की स्टेज होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेज होती है, और फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स की स्टेज होती है, फिर प्रॉफिट जोड़कर हम सेल्स में पहुंचते हैं। हम इनमें से कोई भी चीज़ डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन में दी हुई इन्फॉर्मेशन है और जिस हेडिंग से रिलेट करती है उसको वहाँ पर हम पोस्ट कर देंगे, और फिर जब क्वेश्चन में दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन हमारी पोस्ट हो जाएंगी तो हमारा रिजल्ट पूरे कॉस्ट शीट के सॉल्यूशन के रूप में हमारे सामने होगा। इज दैट ओके? सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड, दैट from the following particulars you are required to prepare a production statement. He is asking to us for preparing the production statement and statement to show the cost of production and a statement showing cost of sales and profit. अभी प्रोडक्शन स्टेटमेंट उसने कहा है, तो प्रोडक्शन स्टेटमेंट का कोई अलग फॉर्मेट नहीं होता है, वो कोई अलग चीज़ नहीं होती। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं वहाँ पर तो दैट इज़ एनफ, राइट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए दिखाते हैं, तो वो प्रोडक्शन स्टेटमेंट का ही काम करेगा यहाँ पर। अगर वो प्रोडक्शन अकाउंट कहता तो वो फॉर्मेट दूसरा होता, वो चीज़ अलग होती, राइट। तो कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का जो सवाल होता है उसमें केवल अंतर इतना होता है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम टोटल कॉस्ट का कॉलम बनाते हैं, पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम नहीं बनाते हैं, और कॉस्ट शीट में टोटल कॉस्ट के साथ साथ पर यूनिट कॉस्ट का भी हम कॉलम बनाते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है आपको, और कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट, ये सारी बातें उसके अंदर आ जाए। प्रोडक्शन स्टेटमेंट आ जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाए, प्रॉफिट आ जाए, ये सब चीज़ें। अब ये जानकारी है हमारे पास। अगर जनवरी 2019 को कोई स्टॉक की वैल्यू, इन्वेंट्री की वैल्यू है, तो अंडरस्टूड है कि वो ओपनिंग स्टॉक है, राइट। और अगर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो अप्रैल 1 में आपका जो है ओपनिंग स्टॉक होगा। क्लियर? तो यहाँ पर जनवरी फॉलो कर रहा है, ये तो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, फिनिश्ड का दिया है, परचेज और रॉ मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, वर्क एक्सपेंसेस दिए हैं, डिविडेंड का पेमेंट दिया है, ऑफिस के एक्सपेंस दिए हैं, डेप्रिसिएशन मशीन की दी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस दिया है। जनवरी का ये ओपनिंग हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस दिया है। दिसंबर का ये क्लोजिंग हो गया, गुडविल का रिटर्न ऑफ अमाउंट दिया है। स्टॉक आपको फिर दोबारा रॉ मटेरियल का दिया है 31 दिसंबर को, ये क्लोजिंग है। फिनिश गुड्स का ये क्लोजिंग है, सेल ऑफ फिनिश गुड्स की इंफॉर्मेशन है, राइट। अभी
मेरे को क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें और आपको समझानी है, तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ. सपोज ओपनिंग स्टॉक, पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन से बना लेता हूँ, फिर उसको मैं ऐड करूँगा अपने हिसाब से. देखिए इन दिस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यदि मुझे बनानी है तो मैं कैसे करूँगा. अभी मैं ये लेके चल रहा हूँ कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के हिसाब से जो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया हुआ है, राइट. जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. मैं शॉर्ट में लिखूंगा चीज़ों को, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोलूँगा पूरा, राइट. फिर इसके बाद मेरे को चाहिए प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट. फिर इसके बाद मुझे चाहिए फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर हम उसको वर्क्स कॉस्ट भी कह सकते हैं. फिर इसके बाद मुझे चाहिए ऑफिस कॉस्ट, या कह लो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर प्रॉफिट वगैरह जोड़ के लास्ट में सेल्स आती है स्टूडेंट्स, राइट. अब जो भी इंफॉर्मेशन हमारी दी हुई है हम फटाफट फीड करेंगे. जनवरी 19 को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया है 40,000 रुपये का. मैं लिख देता हूँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 40,000 रुपीज़. फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है, मैं यहाँ पर लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने रुपए का है, 30,000 रुपीज़ का है. फिर इसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का पार्ट है 2,40,000. $2,40,000. Now it comes to 2,80,000. Let's move on. Direct wages is a part of prime cost, 1,36,000 plus direct wages. What is the amount? 1,36,000. Then we move forward. There is work expenses, which is a factory expenses, to be added to prime cost. Works expenses to be added to prime cost, which is 70400. Then we have dividend paid. Dividend paid has no relevance in cost sheet or statement of cost. It is not related to this at all because it is a financial expenses. Financial expenses are recorded in financial account, not in cost accounts. Is that okay? याद रखना पड़ेगा. डिविडेंड का पेमेंट नहीं आएगा, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं आएगा, इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं आएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट नहीं आएगा, आपका गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं आएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ नहीं आएंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर रिटर्न ऑफ नहीं आएगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ नहीं आएगा. क्लियर? एटसेट्रा एटसेट्रा. कोई भी फाइनेंशियल एक्सपेंस नहीं आएगा. और आपका जो है कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस डिफरेंट टाइप कोई भी राइट ऑफ कर रहे हैं आप नहीं आएंगे. और कोई भी एबनॉर्मल लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा. ठीक है? तो डिविडेंड पेमेंट हम नहीं दिखाएंगे यहाँ पर. ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस कॉस्ट का पार्ट है. ₹24,000. Then we have depreciation on machine, which is directly related to factory expenses. For ₹10,000. Then we have selling and distribution expenses, which is a part of cost of sales. Cost of sales. Cost of sales comes after cost of goods sold.
cost of sales comes after cost of goods sold, and for reaching cost of sales we have to add selling and distribution expenses to the cost of goods sold. Then comes cost of sales. So what is the amount for selling and distribution expenses with us? 32,000. And then we have opening work in progress. January 119, that is means opening work in progress, which is for 64,000. That should be added to prime cost after works expenses to get factory cost. Factory cost तभी आएगी जब आप factory expenses के साथ साथ opening और closing work in progress का डील कर देंगे यहाँ पर. तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक कितना है स्टूडेंट्स? 64,000. अभी मैं इसका टोटल करने के बाद जो अमाउंट आए फिर उसमें एडलेस करके दिखाऊं अलग से या फिर डायरेक्ट लिख दूं, तो उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं है साहब. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस फॉर द अमाउंट 64,000 एंड वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग इज देयर 72,000. That is for the amount 70. जो मुझे अमाउंट लेस करना है उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है और जो ऐड होने हैं वो खुले घूमेंगे, राइट. आगे देखिए इन दिस गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं आएगा, अभी हमने इस बारे में बात की. फाइनल अकाउंट का पार्ट है, फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट है, इसमें नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा. फिर इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन है हमारे पास. 31 दिसंबर 19 को जो भी स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक है. रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 42,000 का है, तो वो मुझे यहाँ लेस करना चाहिए. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दिस इज फॉर 42,000, राइट. एंड फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 32,000. $32,000. Then we have sale of finished goods 5,50,000. इसको हम सबसे नीचे लिख देते हैं 5,50,000. 5,50,000, राइट. इसके बाद देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन है. That's it. Information is over. Now we just have to do the calculations only for the information we have put in the format of cost sheet, right? So this will give us raw material consumed. इनको ऐड किया 280 में से 42 लेस कीजिए 238,000. This is raw material consumed. इसमें ऐड कीजिए आप डायरेक्ट वेजेस 136,000. Then it comes 3,74,000. Then प्राइम कॉस्ट में आपको फैक्ट्री के एक्सपेंस ऐड करने हैं, डेप्रिसिएशन मशीन ऐड करनी है, ओपनिंग WIP जोड़ना है, क्लोजिंग लेस करना है, 72,000 माइनस करना है. दैट गिव्स अस 4,46,400. दिस इज द कंप्यूटेड अमाउंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, जिसमें आप अगर ऐड कर देते हैं ऑफिस के खर्चे तो आपका आ जाता है 4,70,400, जिसको हम ऑफिस कॉस्ट भी कह सकते हैं या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं. ठीक है. इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जोड़ दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करना है, ये ब्रैकेट ये ऐड करना है, तो 5,04,000 हो जाएगा. फिर 32,000 माइनस करना है, 4,68,400. इसमें 32,000 ऐड कर देंगे आप तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पे पहुंच जाएंगे 5,00,000, राइट. एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स का जो डिफरेंस होगा दैट शैल बी कंसीडर्ड एज प्रॉफिट 49,600.
this is the amount of profit. Learn one thing. Sometimes sales value is given in the question like this कि 5,50,000 रुपये आपको दे दिए उन्होंने, तो आपने क्या किया कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में से लेस किया तो डिफरेंस आपका प्रॉफिट आ गया. लेकिन समटाइम्स आपको सेल्स फाइंड करनी होती है. कॉस्ट शीट या कॉस्ट अकाउंट्स या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का एक पर्पस ये भी है कि टोटल कॉस्ट फाइंड करने के साथ साथ सेलिंग प्राइस फिक्स करना कि सेलिंग प्राइस कितना होगा ये भी बताना. अगर आपने प्रोडक्शन कर लिया है लिसन तो सेल की इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, तो आप सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स घटाने के बाद प्रॉफिट निकाल लेंगे. ये हिस्टोरिकल कॉस्ट शीट की बात है. लेकिन अगर ऐसा होता कि आपसे वो कहता कि ये हमारा जो है एस्टिमेटेड इन्फॉर्मेशन है, आप ये बताइए कि हम 25% प्रॉफिट के लिए हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स 5,04,000 में 25% प्रॉफिट कैलकुलेट करके कॉस्ट पे जोड़ देंगे तो सेल्स आ जाएगी. राइट. ये चीज़ जो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन वो हम सोल्व कर चुके हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहा है. ये सवाल ख़त्म हो चुका है. लेकिन क्योंकि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मुझे कुछ और भी इसमें बताना है ऐड करके, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी है तो हम सेम अमाउंट कंसीडर कर लेते हैं. क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी है तो हम सेम अमाउंट कंसीडर कर लेते हैं. क्लोजिंग स्टॉक से मेरा मतलब फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक से है. 32,000 रुपीज़ का है ये. अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, इसकी यूनिट्स बताई होती हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं थोड़ा सुनो. राइट. व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स इज गिवन, हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमेशा याद रखना क्लोजिंग स्टॉक फाइंड होता है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रेट से. मैं यहां लिख देता हूं रूल. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स is calculated at per unit cost of production. पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की रेट से कैलकुलेट होता है. ये क्या चीज मैंने लिख दी, ये क्या होता है सुन लो जरा. सपोज आपने आउटपुट किया है 10,000 यूनिट्स का. अब मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूं, जितना यहां लिखा है वो सोल्व हो चुका है, बात खत्म हो चुकी है. मैं और कुछ सिखाना चाहता हूं एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन से, इसलिए मैं थोड़ा इसमें बढ़ा घटा रहा हूं. राइट. वो अलग चीज है. तो अब मैं इस क्वेश्चन में बढ़ा रहा हूं आउटपुट. सपोज 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया आपने. राइट. तो जो कॉस्ट शीट होती है उसमें अगर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है तो केवल एक ही कॉलम बनेगा. मैंने हेडिंग दिया कॉस्ट शीट, तो मुझे पर यूनिट का कॉलम बनाना है. राइट. अगर ये सवाल पूछा है तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हेडिंग डलेगी, वो सवाल खत्म हो गया यहां पर. राइट. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हेडिंग डलेगी, ये सवाल खत्म हो गया. लेकिन मुझे क्या करना है कि कॉस्ट शीट बतानी है आपको और क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन दिखानी है, तो मैंने एक कॉलम पहले से बनाया हुआ है और मैं इसको फीडअप करके बता रहा हूँ. ठीक है. तो मैंने आउटपुट मान लिया कि 10,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं. तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऐसे बना लेते हैं तो फिर हम जितनी भी कॉस्ट हमने कैलकुलेट की हैं उनको जितनी भी यूनिट प्रोड्यूस की हैं आपने उससे डिवाइड कर करके हम पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करते हैं, तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम आ जाता है और वो कॉस्ट शीट हो जाती है. तो 10,000 से डिवाइड करूंगा मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को. यस, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज दिस. व्हाट शैल कम? 10,000 से डिवाइड करूंगा तो 23.8. राइट. एंड डायरेक्ट वेजेस निकालो 10,000 से डिवाइड करके 13.6. देन कम 37.4. इन सब वैल्यूज को भी आप कैलकुलेट करेंगे साथ के साथ. तो 10,000 से डिवाइड करो जरा इसको. 7.04. हाँ, ये 1, ये
ये 7.2 यस माइनस कर दो तो ये अमाउंट आएगा आपका 44.64 और ये 2.4 2.4 ऐड करो 2.4 इसमें 47 पॉइंट. नाउ लिसन, दिस इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, राइट. दिस इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था. अगर क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे इसमें दे रखा है फिनिश गुड्स 32,000, तो मैं 32,000 ही लूंगा, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है. लेकिन अगर ये नहीं दे रखा है तो मुझे कैलकुलेट कैसे करना है ये मुझे आना चाहिए. आप में बुक में जो सवाल सीख रहे हो उसमें चाहे क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन की बात ना दी हो, सारे सवाल ऐसे हो जिनमें क्लोजिंग स्टॉक पहले से दिया हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया कि साहब उसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दी है, यूनिट दी है, कैसे कैलकुलेट करोगे, सिखा रहे हैं. देखो तो जो आउटपुट है आपका कितनी यूनिट्स का है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ करूँगा. अभी ये मेरी कितनी यूनिट्स का आउटपुट है, तो यूनिट्स लिखा है मैंने, तो यूनिट्स लिख देता हूँ. टन है, यूनिट है, जो भी है तो वो लिख दूंगा मैं. 10,000 यूनिट्स का है. जस्ट सपोज मेरे पास 1,000 यूनिट ओपनिंग थी, तो मेरे पास जो टोटल यूनिट हो गई वो कितनी हो गई, 11,000 हो गई. और सपोज 1,500 यूनिट का मैं माल बेच नहीं पाया, तो कितने बेचे होंगे मैंने, 9,500 यूनिट बेची होंगी. क्लियर, कितनी बेची होंगी, 9,500 यूनिट बेची होंगी. ठीक है. अब इस सवाल में तो 32,000 दिया है तो मैं 32,000 ही लूंगा, मैं इसको काट कर रफ कर कर चेंज करने वाला नहीं हूं. लेकिन मैं बात कर रहा हूं अगर सवाल में 32,000 नहीं दिया है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, बस ये एडिशनली सिखाना है मुझे. तो क्लोजिंग स्टॉक 1,500 यूनिट, कैलकुलेट किस रेट पे बताया मैंने, 47.04. जो भी अमाउंट आएगा वो आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करेंगे. अगर इस सवाल में 32,000 नहीं दिए होते तो इतना सोल्व करके 47.04 से मल्टीप्लाई करके 1,500 को जो अमाउंट आता वो मैं क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट लिखता और लेस कर देता, तो मेरी ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती 9,500 यूनिट की. आ रही है बात समझ में, ये कहानी है. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट अलग चीज है ये, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर यूनिट अलग चीज है. दोनों के अमाउंट अलग होंगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो अलग अमाउंट आएगा. मेन क्या लिखना होता है, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट लिखना होता है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिखना होता है, इसको इससे डिवाइड करके आ जाएगा वो. ठीक है. फिर आप सेलिंग एक्सपेंसेस, यहाँ इसको किससे डिवाइड करोगे 32,000 को पर यूनिट निकालने के लिए, 10,000 से या 9,500 से, सोचो. 9,500 से. यहां तक की जो चीजें होती हैं वो टोटल जितनी प्रोड्यूस की उससे डिवाइड होती हैं, लेकिन इसके बाद की जो चीज है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद की, उसका पर यूनिट निकालना है आपको, तो वो डिवाइड होती है जितनी आपने बेची. कितनी बेची, 9,500 बेची, उससे डिवाइड होंगी ये सब चीजें नीचे की. हमें ये दिखाना होता है यहां तक की चीजें 10,000 जितनी आउटपुट प्रोडक्शन किया उससे डिवाइड होंगी, लेकिन इसके बाद की चीज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद की चीज सारी कैसे डिवाइड होंगी, जितनी यूनिट आपने सेल की. सेल कितनी की, 9,500. सही है. यहाँ 9,500, सवाल जो करोगे उसमें जो होगा उससे कर देना. ऐसे ही सेल प्राइस भी डिवाइड होगा जितनी आपने सेल की उससे, और प्रॉफिट भी. इज दैट ओके एवरीवन? आई होप आई हैव accomplished 2 of the objective. One, not only solving this numerical and finding the statement of cost to show the cost of production, cost of sales and profit, but also cost sheet, and altogether calculation of closing stock when only units are given, not the amount of closing stock is given in the question. So this is the rule. If the amount of closing stock is not provided in the question, that is to be calculated on the basis of per unit cost of production, which is per unit of its cost. Here we have this. Got it? So apply this as much as numericals you practice in the time to come. Thank you.